एक बात बोलूं सोनी, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलिए ना, इसमें बुरा मानने वाली भला कौन सी बात है। सोनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखिए नवीन बाबू, मैं गरीब चाय कॉफी बेचने वाली लड़की जरूर हूँ, पर वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जो किसी अमीर के झांसे में आ जाऊं। मैं भी वैसा अमीर नहीं हूँ सोनी। मैं तो सचमुच तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मन की बात तुमसे बोल दी। अगर नाराज हो गई हो तो माफ कर देना प्लीज। अरे ना ना नवीन बाबू, मुझसे भूल हुई। मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मैं भी इंसान को पहचानती हूँ। नवीन शहर के सबसे अमीर सेठ दयाल चंद का बेटा था। दयाल चंद के पास कई बड़े कारखाने थे और वह अपार धन दौलत का मालिक था। दयाल चंद, उसकी पत्नी राधा और बेटी मानसी को इसी दौलत पर बहुत घमंड था और वे सब गरीबों को तुच्छ नौकरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। वे नौकरों को रोते गिड़गिड़ाते देखकर बहुत खुश होते। मालिक, घरवाली बहुत बीमार है, कुछ पैसा मिल जाए तो इलाज करवा लूंगा। अरे तुम गरीब भी हमेशा रोते गिड़गिड़ाते रहते हो। आपके पांव पड़ता हूँ मालिक, कर दो मदद। खबरदार, जो मुझे छूने की कोशिश की नौकरी से निकाल दूंगा। पीछे हट गरीब कहीं का। तू मुझे छूकर मेरी अमीरी पर दाग लगाएगा क्या? तभी वहां राधा आ जाती है और नौकर राधा से कहता है, मालकिन, क्या हम गरीब इंसान नहीं होते? होते हो, क्यों नहीं होते, पर हम अमीरों के लिए तो गरीब इंसान नौकर ही हो सकते हैं ना। तो क्या नौकर मालिक को छू नहीं सकता मालकिन? अरे रामू, तुम भी बुद्धू हो। आईने पर मक्खी बैठने से आईना गंदा नहीं हो जाएगा क्या? मैं कुछ समझा नहीं मालकिन। अब तुझे कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है गरीब। ये ले पैसे और जाकर अपना काम कर। दयाल चंद और राधा की तरह उनकी बेटी मानसी भी हमेशा अमीरी के अभिमान में चूर रहती ही थी। कॉलेज हो या घर या फिर कोई और जगह, उसके दिमाग पर तो जैसे अमीरी का नशा चढ़ा ही रहता था। एक दिन उसकी एक अमीर सहेली आशा उससे कहती है, हे मानसी, आज बहुत गर्मी है, चल उस ठेली वाले से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं। छी छी, तुम अमीर होकर भी कैसी बात करती हो आशा। हम इस गरीब से आइसक्रीम खाएंगे? तुम्हें खाना है तो खाओ, पर मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। हाँ। ओ मानसी, क्या अमीर और क्या गरीब, लाइफ के मजे लो ना। स्ट्रीट फूड्स का आनंद तो सभी लेते हैं। लेते होंगे, पर मैं तो 5 स्टार से कम में नहीं खाती, समझी मैडम? हाँ समझ गई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। बिजनेस का काम दयाल चंद और उसका बेटा नवीन संभालते थे। दयाल चंद अपने कारखाने के मजदूरों या अन्य वर्करों को कभी इंसान ही नहीं समझते थे, मगर नवीन था कि उसे पैसे का जरा भी घमंड न था। वह तो मजदूरों को अपने भाइयों जैसा समझता था, उनके साथ खाता पीता और उनके सुख दुख सब में शामिल रहता था। नवीन का यही रवैया देखकर दयाल चंद अक्सर उससे नाराज हो जाते थे और कहते थे, तुझे कितनी बार कहा है नवीन कि इन मजदूरों से ज्यादा घुल मिल कर मत रहा कर, पर तू है कि मानता ही नहीं। पता नहीं तू अमीर गरीब का फर्क कब समझेगा नालायक। डैडी, आप मुझे लाख बार नालायक कहें, पर मैं आपकी तरह नहीं बन सकता। मेरी नजर में मालिक हो या नौकर, अमीर हो या गरीब, सभी बराबर हैं। सबको समान आदर और प्यार मिलना चाहिए। अरे बस कर महात्मा गांधी, तू कभी नहीं सुधरेगा। एक दिन नवीन घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो सड़क पर खड़ी बारिश में भीग रही होती है। नवीन उस लड़की को देखकर गाड़ी रोक लेता है और कहता है, देखिए, आप परेशान लग रही हैं। अगर मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको जहां चाहे छोड़ सकता हूं। आप मुझे सरकारी गर्ल्स कॉलेज तक छोड़ देंगे प्लीज? आप बैठेंगी तभी तो छोड़ पाऊंगा। अंदर तो आइए। नवीन के यह कहने पर लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और नवीन उसे कॉलेज के सामने उतार देता है। लड़की जाते जाते नवीन से कहती है, मेरा नाम सोनी है। आप कभी बड़े बाजार डाक खाने के पास आना, मैं आपको अपने हाथों से चाय या कॉफी बनाकर पिलाऊंगी। सोनी एक बहुत ही गरीब लड़की थी, मगर गरीब होकर भी बड़ी हिम्मत वाली थी। कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ बाजार में चाय कॉफी का स्टॉल भी चलाती थी। घर में बूढ़ी माँ थी।
चाय कॉफी बेचकर दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाता था। नवीन सोनी का यह रूप और उसकी यह हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित होता है और अक्सर उसके स्टॉल पर चाय या कॉफी पीने के लिए जाने लगता है। धीरे धीरे सोनी उसे पसंद आ जाती है और वह सोनी से शादी करके उसे घर ले आता है। मगर अमीर दयाल चंद के घर यह गरीब बहू आते ही तूफान उठ खड़ा होता है। दयाल गुस्से से कहता है, नालायक, एक तो हमसे पूछे बिना शादी की और वो भी एक गरीब लड़की से। सोनी अब गरीब नहीं है डैडी, वो मेरी पत्नी है और आप तो जानते ही हैं मैं कितना अमीर हूं। चुप कर नालायक, मुझसे जबान मत लड़ा। अरे गुस्सा ना करो नवीन के डैडी, बेटा ठीक ही तो कह रहा है। सोनी हमारे घर की बहू बनने के बाद गरीब कहाँ रही, वह भी तो अमीर हो गई। माय फुट, ऐसे कैसे अमीर हो गई मम्मी? मैं तो इस गरीब को अपनी भाभी कभी न मानूं। हाँ। तू चुप कर मानसी, और नवीन तू बहू को अपने कमरे में लेकर जा। नवीन दयाल चंद का इकलौता बेटा था, इसीलिए दयाल चंद, राधा और मानसी नवीन के सामने तो शरीफ बनने का नाटक करने लगते हैं, मगर उससे छिपकर सोनी को घर से निकालने की प्लानिंग पर लग जाते हैं। बस अब मैं घर में इस गरीब बहू को और सहन नहीं कर सकता। जल्दी से कुछ करो राधा। भैया को शादी के लिए एक से एक अमीर लड़की मिल सकती थी, पता नहीं किस झोपड़पट्टी से उठा लाया इस गंदी सी लड़की को। मेरे सब फ्रेंड्स मुझ पर जोक मारते हैं। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता मम्मी। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। बहू अब बस 4 दिन ही घर में टिक पाएगी। देखना 5वें दिन तो मैं इसे फिर से झोपड़पट्टी में वापस भेज दूंगी। हाँ। मगर इन 4 दिनों में राधा ऐसा नहीं कर पाती। इससे पहले कि वह सोनी को बाहर का रास्ता दिखाती, एक बड़ी अनहोनी हो जाती है। राधा और दयाल चंद एक कार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनके हाथ पैरों में गंभीर चोटें आती हैं। लो, भगवान ने यह भी अभी करना था। इस गरीब को घर में और बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुंह में खाना डालने वाले हाथों पर प्लास्टर चढ़ा है और फिर भी ऐसी बात करते हो। अब तो इसी गरीब के हाथ से खाना पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसके सिवा हमारा कोई और है ही नहीं। अरे हमारी बेटी मानसी है ना, बस वही रखेगी हमारा ख्याल। मगर अगले ही पल दयाल चंद का यह घमंड टूट जाता है। मानसी ऐसा मुंहफट जवाब देती है कि दयाल चंद और राधा दोनों दंग रह जाते हैं। मानसी कहती है, मैं कोई गरीब नौकरानी थोड़ी ना हूँ डैडी, जो आपकी नर्स बनकर बैठूं। ये काम तो घर के नौकरों का है। मानसी यह कह ही रही होती है कि तभी सोनी वहां आ जाती है। सोनी राधा और दयाल चंद को तसल्ली देते हुए कहती है, आपकी बहू के होते हुए आपकी सेवा और देखभाल नौकर क्यों करेंगे बाबूजी? मैं करूंगी। सोनी की यह बात सुनकर लाचार दयाल चंद और उसकी पत्नी कुछ नहीं बोल पाते और न चाहते हुए भी सोनी का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। सोनी उनकी अपने मन से सेवा करती है। वह उन दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती, समय पर दवा देती और अस्पताल ले जाती। धीरे धीरे सोनी के सेवा भाव और प्यार को देखकर दयाल चंद और राधा का मन बदल जाता है। उन्हें यह एहसास हो जाता है कि अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसान बस इंसान होता है और अपनेपन और प्यार से ही रिश्ते बनते हैं। यह आभास होते ही वे सोनी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह 4 दिन की गरीब बहू हमेशा के लिए अमीर बहू बन जाती है। अनु शादी के सप्ताह भर बाद दोबारा ससुराल गई तो देखा कि उसकी काली कलूटी छोटी ननद पीहू चेहरे पर दुनिया भर का मेकअप पोते हुए और उसकी ड्रेस पहनकर उसके कमरे के शीशे में खुद को बड़ी गौर से निहार रही है। उसे देखते ही अनु का तो पारा चढ़ गया, पर अभी वह नई नवेली दुल्हन थी, इसीलिए गुस्से को पीते हुए धीरे से बोली, पीहू दी, आपने मेरी ड्रेस पहनी है? अरे भाभी, मैं भला आपकी ड्रेस क्यों पहनूंगी? मुझे भला किस चीज की कमी है? इस घर की इकलौती बेटी हूँ, जो मांगूंगी हाजिर हो जाएगा। वैसे भी
मैं किसी की यूज्ड चीजें नहीं लेती। ये ड्रेस तो मैं कल ही मॉल से खरीद कर लाई थी। ओह सॉरी पीहू दी, सेम ड्रेस मेरे पास भी है तो मुझे लगा। हाँ, मैंने देखी थी, वही ड्रेस देखकर तो लाई हूँ। कोई नहीं, आप ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अनु की मन ही मन हंसी छूट पड़ी। जब पहली बार अनु को देवेश ने इस ड्रेस में देखा था तो कहा था कि वह पटाखा लग रही है, लेकिन पीहू वो तो ऐसी लग रही थी कि जैसे पटाखा छूटने के बाद जला हुआ बारूद रह गया हो। अपनी हंसी रोकते हुए बोली, पीहू दी, तुम तो लाखों में एक हो, लेकिन तुम्हें यही ड्रेस अगर पहननी थी तो मेरी ड्रेस ले लेती। सेम ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी? ओहो भाभी, मैंने कहा ना कि मैं किसी की यूज चीज़ें नहीं लेती। अनु समझ गई कि उसकी छोटी ननद में घमंड कूट कूट कर भरा है, इसलिए वह चुप रह गई। अगले दिन अनु की सास राजेश्वरी बोली, अरे बहू, ये क्या, तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम किचन में लगी पड़ी हो। चलो बाहर निकलो, जाओ आज तुम देवेश के साथ बाहर घूम आओ, खाना मैं बना लेती हूँ। मम्मी जी, आप बहुत अच्छी हो। बस खाना बन चुका है, मैं जाती हूँ। इतनी बात सुनकर भला पीहू कहाँ चुप रहने वाली थी। वह बोली, वाह मम्मी, भाभी को घूमने भेज रही हो और मैं भी साथ जाऊंगी। तू कहाँ उनके साथ जाएगी? कबाब में हड्डी? मुझे कबाब में हड्डी ही बनना है। हाँ। अनु को उसका साथ चलना बुरा लगा, मगर देवेश ने उसे हाँ का इशारा किया और अनु को साथ ले ही जाना पड़ा। पीहू ने देखा कि अनु ने नीले रंग की कुर्ती पहनी है तो उसने भी अपनी अलमारी में नीले रंग की कुर्ती ढूंढ ली और उनके साथ चल दी। वह बिल्कुल अनु के जैसे तैयार हुई थी। सेम हेयर स्टाइल, सेम लिपस्टिक और सेम कलर की कुर्ती देखकर अनु को बहुत गुस्सा आया। मन तो किया कि वह सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दे, लेकिन देवेश का चेहरा देखकर वह मना नहीं कर सकी। चलो अनु, मॉल चलते हैं, तुम शॉपिंग भी कर देना। हाँ भैया, मॉल ही चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग मेरी भी करा देना। अनु पीहू से बहुत इरिटेट होने लगी, मगर बेचारी क्या करती। मॉल में अनु के कॉलेज की एक मैडम मिल गई। वो अनु को देखते ही बोली, अरे अनु, तुम्हारी शादी हो गई और ये कौन तुम्हारी बहन है? नो मैम, ये मेरी ननद है। सॉरी बेटा, सेम स्टाइल देखकर मुझे लगा कि तुम्हारी बहन है। ये सुनकर अनु को बहुत शर्म आई। वह सोचने लगी, मेरी बहन और ऐसी? कभी नहीं, आज के बाद इसे कभी अपना स्टाइल कॉपी नहीं करने दूंगी। पीहू को आदत हो गई थी कि वह अनु की हर चीज कॉपी करे। कुछ दिनों बाद करवा चौथ था। राजेश्वरी ने अनु के लिए एक रेड कलर की ड्रेस खरीदी और उससे कहा, बहू, ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये ड्रेस लाई हूँ, कल तुम यही पहनना। पीहू ने जब उसे वह ड्रेस देते हुए देखा तो वह कमरे में जाकर रोने लगी। राजेश्वरी ने उसे रोते हुए देखा तो उसके पीछे कमरे में गई और पूछा, अरे पीहू, तू क्यों रो रही है? मम्मी, अब मैं तो आपकी कुछ रही ही नहीं, बस अब तो भाभी ही आपकी बेटी है। नहीं बेटी, तू ऐसा क्यों सोचती है? ऐसा ना सोचूं तो क्या सोचूं? आज आपने भाभी को ड्रेस दिलवा दी और मुझे नहीं। जाओ, मैं आपकी बेटी नहीं, वरना मुझे भी सेम ड्रेस दिलवाओ। हाँ ठीक है बेटा, पर रो तो मत। चल, मैं तुझे भी ड्रेस दिलवाती हूँ। अगले दिन राजेश्वरी पीहू को भी सेम ड्रेस दिलवा लाई, लेकिन इस बात का अनु को नहीं पता था। करवा चौथ वाले दिन रात का समय था। सब लोग बेसब्री से चांद का इंतजार कर रहे थे। अनु हाथ में आरती की थाली और देवेश हाथ में लोटे में पानी लिए खड़ा हुआ था। तभी पीहू भी सेम वही ड्रेस पहनकर ऊपर आ गई। अनु आज भी उसे अपनी जैसी सेम ड्रेस में देखकर चौंक गई और आज तो उससे चुप नहीं रहा गया। वह गुस्से में बोल पड़ी, पीहू दी, कम से कम आज के दिन तो तुम्हें मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने भी किसी के लिए व्रत रखा है जो मेरी तरह इतना सज धज कर आई हो? मम्मी देखो, भाभी मुझे कितना सुना रही है। बहू, अगर उसने तुम्हारे जैसी ड्रेस पहन भी ली तो क्या हो गया? बच्ची है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मम्मी जी, ये करवा चौथ का त्योहार है,
रक्षाबंधन का नहीं, और ये बच्ची नहीं है। हमसे पहले अगर शादी हो गई होती तो अब तक 2 बच्चों की माँ बन गई होती। अगर सजने थजने का इतना ही शौक है तो आप शादी क्यों नहीं कर देती इनकी? लो पीहूदी, पकड़ो थाली और तुम ही मना लो करवा चौथ। हाँ। ये कहकर अन्नू गुस्से में नीचे आ गई। आज देवेश ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज के दिन उसे भी पीहू का अन्नू की इस तरह नकल करना बुरा लगा। देवेश, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनु, मेरी गलती क्या है? मैं ऐसा क्या करूं जो वो तुम्हारी नकल करना छोड़ दे? अब तुम कुछ मत करो, जो भी करना है ना वो मैं ही करूंगी। उसके बाद पीहू और राजेश्वरी ने अन्नू से बात करना बंद कर दिया। अगले दिन अन्नू ने पीहू को सुनाते हुए कहा, देवेश, मेरे साथ जरा बाजार चलो। कल मौसी जी की बेटी की शादी में जाना है तो मुझे हाई हील्स की सैंडल चाहिए। अनु, आज मेरे पास टाइम नहीं है, तुम खुद खरीद लाओ। ठीक है, मैं श्रीराम फुटवेयर से खरीद लाऊंगी। अन्नू सैंडल खरीदने गई तो पीछे पीछे पीहू भी चली गई और चुपके से देखने लगी कि अन्नू कौन सी सैंडल खरीद रही है, और उसके बाद वह भी सेम सैंडल खरीद लाई। अन्नू को तो हाई हील्स पहनने की आदत थी, लेकिन पीहू ने तो पहली बार इतनी हील पहनी थी। पीहू सेम सैंडल, सेम हेयर स्टाइल और बहुत कुछ अन्नू की नकल करके शादी में गई, लेकिन ज्यादा ऊंची सैंडल होने की वजह से पीहू का पैर मुड़ गया और वह बारातियों के सामने गिर पड़ी। सबने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके पैर में इतना दर्द हुआ कि वह रोने लगी, उससे चला ही नहीं गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया है। ये सब तुम्हारी हाई हील्स की वजह से हुआ है पीहू। ना तुम अनु की कॉपी करके ये सैंडल पहनती और ना तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर होता। अब 3 महीने आराम से पलंग पर बैठना। मैंने ही इसे लाड़ प्यार में सिर पर बिठा लिया था। काश मैंने शुरू से ही इसे नकलची बनने से रोका होता। पीहू रोते हुए बोली, मैं पागल थी जो भाभी की नकल करके मैं ये मनहूस सैंडल खरीद लाई। सबने वहां मेरा कितना मजाक उड़ाया। भाभी, आज तक मैंने आपकी जितनी भी नकल की उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करूंगी। पीहू की तकलीफ देखकर अन्नू को बहुत दुख हुआ। वह किसी भी सूरत में पीहू को तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसकी आदत छुड़ाने के लिए कुछ तो करना ही था। पीहू दी, शायद ये सब मेरी गलती के कारण हुआ है, लेकिन मैं आपका बुरा कभी नहीं सोच सकती। अब आप जल्दी जल्दी अच्छी हो जाओ, फिर मैं आपको आपकी पसंद से शॉपिंग कराऊंगी। सच भाभी? लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त भाभी? यही कि तुम आज के बाद कभी मेरी नकल नहीं करोगी। भाभी, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपको क्या, कभी किसी की नकल नहीं करूंगी। उसके बाद पीहू की नकल करने की आदत हमेशा के लिए छूट गई और उनके उलझते रिश्ते ने प्यार भरा रूप ले लिया।